Hello students, welcome to the lecture number 3 of class 12th physics unit current electricity। लास्ट लेक्चर में हम करंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन रहता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली ओम्स लॉ के बारे में। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द ओम्स लॉ हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। पहले इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। जैसे आपको इसके नाम से क्लियर होगा व्हाट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मीन्स। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू मूव। एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसे और अच्छे से समझते हैं उसके लिए आप पहले थोड़ा सा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसकी तरफ जाते हैं। फॉर अ कंडक्टर टू कैरी करंट, कंडक्टर को करंट कैरी करने के लिए एक चीज़ चाहिए दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, दैट द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो इलेक्ट्रॉन्स या वो चार्ज मूव कैसे करते हैं? बिकॉज वी अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस द चार्जेस अटेन सम थर्मल वेलोसिटी एंड दे स्टार्ट मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। As we apply potential difference, an electric field is set up, and due to that electric field, that charges start moving in particular direction with a speed, and we call that speed as a drift velocity. So first question that arises is, what is the difference between thermal velocity and drift velocity? Before proceeding to the electron mobility definition, let us understand the basic difference between thermal velocity एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपसे कोई ये बड़ी बेसिक चीज़ें पूछ सकता है कि बेटा बताइए थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो इन थर्मल वेलोसिटी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स थर्मल वेलोसिटी अटेन करते हैं तो हमें पता है उनका जो मूवमेंट रहता है वो कैसा होता है, दैट इज़ रैंडम एंड इन ऑल डायरेक्शंस। ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो इन थर्मल वेलोसिटी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इन थर्मल वेलोसिटी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज रैंडम। रैंडम होती है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करते रहते हैं। But if we talk about drift velocity, in drift velocity charges move in पर्टिकुलर डायरेक्शन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या देखा था कि जो चार्जेस की मूवमेंट रहती है वो कैसे रहती है, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सेट अप ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। सो ये जो इलेक्ट्रॉन या ये जो चार्जेस मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर या किसी मटेरियल के अंदर, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, किस मीडियम में ये चार्जेस हैं, और यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। सो दिस चार्जेस और यू कैन से द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम और यू कैन से मटेरियल, किस मटेरियल में ये चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कंडक्टर में कुछ और होगी,
सेमीकंडक्टर में कुछ और होगी, हम कोई और मटेरियल ले लेते हैं तो उस मटेरियल में कुछ और होगी। कंडक्टर में भी अगर मैं डिफरेंट मटेरियल की बात करूं, कॉपर में कुछ और स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, एल्युमिनियम की बात करें तो कुछ और स्पीड होगी। ऐसे ही आप सेमीकंडक्टर में भी डिफरेंट मटेरियल में इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या देखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिफरेंट रहती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को या इनके मूव करने की जो एबिलिटी है, इसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। सो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है? हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने से जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। हमने क्या बोला? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने से इलेक्ट्रॉन्स जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज़ द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, Vd upon E. E is applied electric field. So how can you define it? इसकी डेफिनेशन लिखें, बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज लिखते हैं जैसे बुक में लिखी है। So drift velocity is the mobility of free electron in a conductor is defined as the drift velocity acquired electron mobility can be defined as drift velocity acquired per unit electric field। और आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे दैट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। इसकी अगर आप यूनिट भी लिखना चाहें तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं, SI यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमारे पास होती है, इसकी डेफिनेशन से जो हमें पता है, दैट इज F/Q। यू कैन से न्यूटन पर कूलम्ब। सो मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम्ब। इट विल बिकम मीटर कूलम्ब पर न्यूटन पर सेकंड। एक और यूनिट इसकी क्या हो सकती है? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है, हमें एक रिलेशन पता है, दैट इज dV/dr। dV is potential difference and the unit of potential is volt. dr is distance per meter, so volt per meter, it can be meter square per second per volt. It can also be the SI unit of electron mobility. तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करें। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का जो रिलेशन है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसे यहीं पर थोड़ा सा मैं नोट डाउन कर लेता हूं ताकि एक ही पेज पर आपका सारा आ जाए। वी नो, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता है, दैट इज E τ/m। यहाँ पे मैं साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, इन मैग्नीट्यूड। साइन हमें क्या बताता है? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साइन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू Vd की जगह पर आ जाएगा E τ/m इंटू E से E कैंसल, म्यू विल बिकम E τ/m। सो दिस इज अनदर रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसको भी नोट डाउन करें।
अगर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का हमें इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन देखना हो तो हम वो भी देख सकते हैं, वो पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। वी नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वी नो I इज इक्वल टू NE/AVD। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक यही किया था। यहाँ पर आप VD की वैल्यू पुट करें। VD की वैल्यू है E/τ/m। वी विल गेट NE/A। VD की जगह पर आ जाएगा E/τ/m। सो इट विल बिकम I इज इक्वल टू NE²/AE/τ/m। So this equation gives relation between current and electron mobility। और इसे अगर थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करके लिखें तो दिस पार्ट इज़ विजिबल, ये पार्ट विजिबल नहीं है। मैं इस पार्ट को दोबारा ऊपर करता हूँ। पहले आप ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लें। आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये वाला रिलेशन मैं यहाँ पे दोबारा लिखने जा रहा हूँ जो विजिबल नहीं था आपको नीचे पार्ट। वी नो हमें एक रिलेशन पता था करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दैट इज NE/AVD। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन what is the value of VD, that is E/μ। So put the value of VD here, we will get I is equal to NE/A और VD की जगह पर आ जाएगा E/μ। So this equation gives relation between current and electron mobility। प्लीज़ ये भी नोट डाउन करें, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। देयर इज़ अ लिटिल फ्लक्चुएशन, डोंट नो द रीज़न। अब थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और आप यहाँ पे देखें। I am writing a value for electron mobility of इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज μe इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी E/τ/m। सो दिस इज E/τ/m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। और अगर E क्या है, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके साथ नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। एंड नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स के लिए ये वैल्यू हम लिखें तो होल्स के लिए वैल्यू क्या होगी, दैट इज μh इज इक्वल टू E/τ/मास ऑफ होल्स क्या होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर कहीं इधर उधर भाग जाता है तो वहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड होल। केमिस्ट्री में आप इन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन और होल के लिए हमने ये डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं, दैट इज़ थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। वी नो mass of electron is less than mass of whole is what, a positive charge, so mass of whole is greater than mass of electron। तो यहाँ पे कंपेयर करें, mass of electron is less than mass of whole, इसका मतलब
अगर ये वैल्यू कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज़्यादा होगी, ये वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कम होगी। दिस इम्प्लाइज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर योर नीट जेईई एग्जाम्स। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ दीज इज लार्जर। इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी या होल्स की ज़्यादा होगी। तो इस रिलेशन से बिल्कुल क्लियर है, म्यू ई इज माइनस ई टाउ अपॉन एम ई एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स इज E tau upon mh. mh is mass of hole. We know the mass of hole is greater than mass of electron. So from this relation, if this value is less, the electron mobility will be greater. If this value is greater, electron mobility will be less. From this data, we can say that electron mobility of electron will be greater than electron mobility of holes. इसी के साथ आप एक छोटा सा ये जो हमने कंपैरिजन किया है, ये आप कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए डाटा थोड़ा सा देख सकते हैं। हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं जहाँ से आपको क्लियर होगा कि होल्स की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिफरेंट मटेरियल्स के लिए मटेरियल, और यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन mobility for electron and for holes। थोड़ा सा डाटा नोट डाउन करें। यहाँ से थोड़ा सा आप कंपेयर कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है, होल्स की कम होती है। सबसे पहला मटेरियल लेते हैं, दैट इज़ diamond। For diamond, the electron mobility of electron is 1800। यूनिट देख लीजिएगा क्या थी इसकी यूनिट, दैट इज कूलम्ब मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। जो भी हमने अभी यूनिट निकाली थी वहाँ से आप लिख लीजिएगा। एंड फॉर होल्स दिस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज़ 1200। तो जो हमने यहाँ पे चीज़ निकाली कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स, तो यहाँ से वो आपको क्लियर है। फॉर इलेक्ट्रॉन दिस वैल्यू इज ग्रेटर एंड फॉर होल्स दिस वैल्यू इज लेस। द सेकेंड मटेरियल इज सिलिकॉन। सिलिकॉन, दिस वैल्यू इज it's 480। and next material is that is gallium arsenide। gallium arsenide and the values are 8300। 8300। तो यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो इन वैल्यूज़ को। ये दोनों हमारे पास कैसे मटेरियल हैं, दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। तो जब हम सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम दोबारा इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, तब आपको क्लियर है अब कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है, किसके लिए ज़्यादा होती है, किसके लिए कम होती है। तो ये सारा आप नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ, दैट इज़ द बेसिस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। जो डाटा हमारे पास होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंपैरिजन एंड दिस डाटा इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। ये हमने कोई ऐसे हवा में नहीं लिखी हैं, दिस ऑल आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। तो जो हमने चीज़ अभी प्रूव की वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी यहाँ हमारे पास बिल्कुल सही साबित हुई है। तो यही तो साइंस का मज़ा है पढ़ने का। नेक्स्ट इज़ ओम्स लॉ। व्हाट डज इट से? हमने क्या, ओम जी ने क्या किया होगा, उन्होंने एक कंडक्टर लिया,
इस कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं L। इस कंडक्टर के अक्रॉस उन्होंने अप्लाई किया एक पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा। हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस, दिस इज कंडक्टर, इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस कंडक्टर के एंड्स पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेज़र करेगा। साथ ही हमने इस एंड पे कनेक्ट कर दिया एक एम्पियर मीटर। ये एम्पियर मीटर क्या करेगा, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये सारा का सारा चार्ज इस एम्पियर मीटर से होते हुए कंडक्टर में फ्लो करेगा। तो ये एम्पियर मीटर हमें बताएगा कि कितना चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। हमने इस एम्पियर मीटर को इस तरह से कनेक्ट किया है कि कंडक्टर में जाने से पहले वो सारा चार्ज पहले इस एम्पियर मीटर में जाएगा, फिर इस एम्पियर मीटर से कंडक्टर में जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम क्या मेज़र करेंगे, चार्ज का मूवमेंट, दैट इज़ करंट। तो हम एम्पियर मीटर से मेज़र कर लेंगे करंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था ओम्स लॉ का। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या इसके बेस पे कंक्लूज़न निकाला, उन्होंने वैल्यूज़ नोट डाउन की किस किस के बीच में, दैट इज़ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज की वैल्यू उन्हें इस वोल्ट मीटर से मिली और करंट की वैल्यू एम्पियर मीटर से मिली। साथ ही उन्होंने ये जो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है, दैट इज़ दिस साइन शोज वेरिएबल जस्ट लाइक रेगुलेटर। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, हम वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, वैसे ही यहाँ पर ये बैटरी भी कुछ इस तरह की थी कि हम अपने हिसाब से वैल्यू को चेंज कर सकते थे। तो ये जो ये साइन लगता है इस तरह का, दैट शोज़ वेरिएबल, कि ये बैटरी कैसी है, वेरिएबल है। तो जब उन्होंने वैल्यूज़ नोट डाउन की तो उन्होंने क्या देखा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 था। जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो गया तो करंट भी 2 एम्पियर हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हुआ तो करंट भी 4, 6, तो ये भी 6। तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ता जा रहा है फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। जिस कंडक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस कंडक्टर के लिए जिस प्रोपोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते गए, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते गए, उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ता गया। तो जब उन्होंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो इसका ग्राफ V वर्सेस I ग्राफ हमें मिला कुछ इस तरह का, और इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लीनियर रिलेशन। जैसे जैसे करंट बढ़ता गया वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया, या उल्टा बोलें, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते गए वैसे वैसे करंट भी बढ़ता गया उसी प्रोपोर्शन में। सो दिस शोज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसी के बेस पे उन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो व्हाट डज इट से, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट it states that physical conditions remains same। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तब ये लॉ जो उन्होंने दिया है वो सही है। दैट इज़ टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस, स्ट्रेन एटसेट्रा,
ये सारी चीज़ें अगर सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस और द करंट flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied. तो मैथमेटिकली हम इस लॉ को कैसे लिखते हैं? दैट इज मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें पता है कांस्टेंट आता है। सो हियर दैट कांस्टेंट इज R इंटू I, वेयर R is constant of proportionality and is called रेजिस्टेंस। अभी हम इस पे भी आएंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इस R को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन को हम मोस्टली ऐसे लिखते हैं, दैट इज़ V इज इक्वल टू आई आर। तो दिस इज़ ओम्स लॉ। और यहाँ से अगर R की वैल्यू फाइंड करनी हो, दैट इज़ V अपॉन I। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? दैट इज़ V अपॉन I। आई होप आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करें बच्चों, देख लीजिएगा जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, इससे ज़्यादा कैमरा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो यह आप नोट डाउन कर लेना। आज कैमरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है बच्चों। देर इज़ लिटिल प्रॉब्लम इन द कैमरा, आई डोंट नो, देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन गोइंग ऑन विद द लाइट इन द कैमरा। कभी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपने देखा होगा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, कभी बोर्ड बहुत डार्क हो रहा है, कभी बिल्कुल लो हो रहा है। पता नहीं कौन सी सेटिंग बिगड़ी है, ये चेक करनी पड़ेगी। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है बोलते हुए। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा ये सारी दिक्कतें ना आएँ। आज 2-3 प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो पहले जो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड था ये थोड़ा सा ब्रेक टूट गया है, तो इसका भी थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट करके कोशिश की थी कि मैं लेक्चर कंडक्ट कर लूँ। तो एक तो ये दिक्कत आई। जब इसको थोड़ा सा कवर अप कर लिया था कि चलो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद ये आज आई डोंट नो फ्लक्चुएशन वाली दिक्कत क्यों आ रही है। ये सारी सेटिंग्स एक बारी दोबारा चेक करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर फिर अच्छे से कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।